नमस्कार। आज हम गणित के काफी अहम जरूरी अध्याय पर बात करने वाले हैं। कक्षा 9 का बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। कोशिश यही रहेगी कि इन सबसे जो मुख्य बातें हैं न बहुपद की, वो आसान भाषा में समझी जाएं। जैसे कि बहुपद असल में होता क्या है, या फिर इसके प्रकार, घात, शून्यक वगैरह। और वो गुणनखंडन भी। चलिए शुरू करते हैं फिर। जरूर। तो सबसे पहले ये बहुपद चीज क्या है, मतलब अगर किसी को बिल्कुल शुरू से समझाना हो। देखिए, ये एक तरह के बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक मतलब जिसमें चर और अचर दोनों हो, जैसे x, y और संख्याएं। हाँ बिल्कुल, चर, अचर, उनके गुणांक, ये सब होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो एनसीईआरटी बताते हैं वो है चर की घात। घात, अच्छा, पावर। हाँ, पावर। वो हमेशा एक पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर ही होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3 इस तरह से। अच्छा। अगर घात माइनस में चली गई, जैसे x + 1x में, वो x ऊपर आकर x की घात -1 बन जाएगा। हाँ। या फिर घात भिन्न में हो, जैसे √y में y की घात 1/2 है, तो वो बहुपद नहीं माना जाएगा। समझ गया। तो ये इसकी खास पहचान है, मतलब घात हमेशा 0, 1, 2, 3 ऐसी होगी। बिल्कुल, यही इसे दूसरे व्यंजकों से अलग करता है। और इनको वो पदों की संख्या के हिसाब से भी तो नाम देते हैं ना, जैसे एक पद वाला एक पदी, 2 पद है तो द्विपद, 3 है तो त्रिपद। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जी। लेकिन पदों के अलावा घात के आधार पर जो वर्गीकरण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। घात यानी डिग्री। हाँ, डिग्री। मतलब बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है। अच्छा। सब यही बताते हैं कि अगर सबसे बड़ी घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद है, मतलब लीनियर। जैसे ax + b टाइप का। बिल्कुल। घात 2 है तो द्विघात यानी क्वाड्रेटिक, जैसे ax² + bx + c, और घात 3 हुई तो त्रिघात, क्यूबिक, ax³ + bx² + cx + d। सही। और हाँ, एक मजेदार बात, कोई अचर बहुपद है, मान लीजिए सिर्फ 8 लिखा है, तो उसकी घात 0 मानी जाती है। 0? अच्छा, क्योंकि x की घात 0 लिख सकते हैं। हाँ। पर अगर 0 बहुपद है, मतलब सिर्फ 0, तो उसकी घात परिभाषित ही नहीं है, अपरिभाषित है। अरे वाह, अपरिभाषित। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब वो शून्यक पर आते हैं, जीरोस। हाँ, शून्यक। ये चर का वो मान होता है जिसे बहुपद में रखें तो पूरा बहुपद ही शून्य बन जाए। एकदम सही। जैसे एनसीईआरटी में उदाहरण था p of x = x² 3x 4। इसमें अगर x की जगह 4 रखें तो 4 का वर्ग 16, -3 × 4 यानी 12, -4। हाँ, 16, 12, 4, 0 हो गया। बिल्कुल। तो 4 इस बहुपद का एक शून्यक है। अच्छा। और शून्यकों के बारे में एक और बहुत अहम बात है कि बहुपद की जितनी घात होती है ना, उसके ज्यादा से ज्यादा उतने ही शून्यक हो सकते हैं। ओह अच्छा, मतलब रेखिक की घात 1 तो एक ही शून्यक होगा। हाँ, अधिकतम 1। द्विघात की घात 2 तो अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। त्रिघात के अधिकतम 3। ये तो काफी काम की जानकारी है। और एनसीईआरटी में ग्राफ से भी समझाया है। बहुपद y = p of x का ग्राफ x अक्ष को जितनी जगहों पर काटता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। हाँ, वो विजुअली समझने में आसान रहता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं गुणनखंडन पर, फैक्टराइजेशन। द्विघात के लिए तो वो मिड टर्म स्प्लिटिंग वाली विधि बहुत चलती है ना? हाँ, द्विघात के लिए तो वो सबसे आम तरीका है, बीच वाले पद को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना कि गुणा करने पर पहले और आखिरी पद का गुणनफल आए और जोड़ने पर बीच वाला पद। हाँ, याद आ गया। लेकिन त्रिघात के लिए यानी क्यूबिक के लिए वो थोड़ा मुश्किल लगता है। उसके लिए गुणनखंडन प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम बहुत काम आता है। गुणनखंडन प्रमेय? हाँ, कई स्रोतों में ये प्रमेय कहता है कि अगर किसी मान k के लिए बहुपद p of k का मान 0 हो जाता है, मतलब k एक शून्यक है, तो xk उस बहुपद px का एक गुणनखंड जरूर होगा। अच्छा, मतलब अगर हमें एक शून्यक पता चल जाए तो एक गुणनखंड मिल गया। बिल्कुल। फिर आप उस गुणनखंड से बहुपद को भाग देकर बाकी का हिस्सा निकाल सकते हैं, जो आमतौर पर द्विघात होता है, और फिर उसे आसानी से हल कर सकते हैं। समझ गया, ठीक है। और हाँ, वो बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, वो भी तो गुणनखंडन में काम आती हैं। अरे बिल्कुल। a + b², a² - b², a + b³, a - b³, a³ + b³ और वो a + b + c² वाली भी। हाँ, ये सब अभ्यास तो गणित में सबसे जरूरी है। आगे चलकर शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम और विभाजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम जैसी और भी दिलचस्प चीजें हैं।